ने एक बेहतरीन अंतर यानी 72 रन से मैच जीत लिया है और इसके साथ ही सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। भारत के लिए प्लस पॉइंट ये रहा है कि एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। हालांकि बॉलिंग में उस तरह का आज नहीं दिखा, लेकिन अंततः भारत ने एक बड़े अंतर के साथ जीत हासिल कर ली। ये एक राहत भरी बात है। जी हाँ, बड़ी राहत है क्योंकि कई तरह की बातें होने लगी थी कि क्या भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा। हालांकि अभी भी भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है आज की जीत के बाद भी, लेकिन वो उम्मीदें जीवित हैं। बल्कि आज जिस तरह से इंडियन बैटर्स ने प्रदर्शन किया है, आप कह सकते हैं कि अब उम्मीदें जवान हो गई हैं और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बहुत सीधी हो गई है कि जो अगला मुकाबला भारत का होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 मार्च को, वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। उस मुकाबले में दोनों में से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। अब नेट रन रेट जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जो कि आज जब दिन शुरू हुआ था उस वक्त था। खैर, हम इस मैच पर अगर लौटें और देखें कि क्या कुछ हुआ है, तो भारतीय टीम ने जो पहला काम किया, जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, उस चीज को दूर किया। क्या किया कि जो 2 लेफ्ट हैंडर पारी की शुरुआत कर रहे थे, आपको अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, तो अपोनेंट जो है सीधे ऑफ स्पिनर के साथ आ जाते थे और भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू देना पड़ता था। उनका विकेट जल्दी गिर जाता था और फिर पूरी बल्लेबाजी दबाव में आ जाती थी और इंडियन बैटर्स खुलकर नहीं खेल पाते थे। तो ये जो एक कमजोरी इस विश्व कप में उभर कर सामने आई, जब जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला हुआ गुरुवार को, तो टीम इंडिया ने जो पहला काम किया कि संजू सैमसन को टीम में डाला और उनके आने से जो एक बड़ी चीज हुई कि वो ओपन करने आ गए अभिषेक शर्मा के साथ। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन शुरू में बन गया और यही वजह है कि जिम्बाब्वे की टीम अपने स्पिनर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत नहीं करवा पाई, क्योंकि वहां पर संजू सैमसन मौजूद थे। और अगर कोई आप ऑफ स्पिनर लगाते हैं और संजू सीधे स्ट्राइक लेने चले गए थे, तो अगर आप कोई ऑफ स्पिनर लगाते हैं तो वो उन गेंदों पर पिटाई कर सकते थे। तो इसलिए जो एक ट्रेडिशनल क्रिकेट होती है कि तेज गेंदबाज शुरू करते हैं, वो चीज हुआ। तो पहली जो कमजोरी थी उसको भारतीय टीम ने दूर किया, उसका रिजल्ट भी मिला। और प्लेइंग 11 में भी भारतीय टीम ने सुधार किया। वाशिंगटन सुंदर की जगह पर अक्षर पटेल को वो वापस टीम में लेकर आए। जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हुआ था उदय, उस दिन भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये बड़ी भूल हुई थी भारतीय टीम से कि उन्होंने अक्षर पटेल को ड्रॉप किया था और उसकी कीमत टीम इंडिया को चुकानी पड़ी थी। तो अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई, उन्होंने अपनी गेंदबाजी में उपयोगिता भी साबित की है। इसके अलावा रिंकू सिंह की जगह पर संजू सैमसन को टीम में डाला गया और तिलक वर्मा को 3 नंबर से निकालकर 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। तो कोशिश ये थी कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहे और उसका एडवांटेज टीम इंडिया को मिला। जो पहली चीज है कि शुरुआत अच्छी मिल गई भारतीय टीम को, 48 रनों की शुरुआत भारतीय टीम को मिली। तो जब भी ओपनिंग विकेट के लिए 40 प्लस का आपको स्टार्ट मिल जाता है तो फिर उस पर बिल्डअप करना आसान होता है। हालांकि संजू सैमसन सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ये 24 रन उन्होंने तेजी से बनाए। सिर्फ 15 गेंदों पर उन्होंने बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। हालांकि वो मुजराबानी के गेंद पर आउट हो गए। उस वक्त पारी का चौथा ओवर
चल रहा था। तो चौथे ओवर में भारत को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद इनफॉर्म ईशान किशन 3 नंबर पर आए और ईशान और अभिषेक ने पारी को आगे बढ़ाया। देखिए, अभिषेक शर्मा अपनी लय में आज वापस आ रहे थे। जो थोड़े बहुत लक की जरूरत होती है, आज लक ने वो समर्थन उनको किया जब कुछ चॉप शॉट्स जो हैं वो विकेट के बगल से निकल गए और उस पर 4 रन भी मिल गए। तो इसी से लगा कि आज जो है उनका दिन है और वो फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। फिर वो अपनी लय में खेलने लगे, चौके छक्के लगाने लगे और जैसे जैसे वो शॉट्स लगाते पवेलियन में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव उतने ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर स्माइल को साफ देखा जा सकता है, तालियां भी बजा रहे थे। तो जो अभिषेक की फॉर्म वापसी हुई उससे भारतीय टीम को एक दम मिला। जब प्री मैच शो भी जब मैंने प्रीव्यू किया था उस वक्त भी मैंने ये बातें कही थी कि अगर भारत 230 से ज्यादा रन चाहता है तो ये जरूरी है कि अभिषेक अपनी लय में लौटे, और वो लौटे। और देखिए, भारतीय टीम का स्कोर 230 से ज्यादा नहीं 250 से ज्यादा हो गया, 256 रनों तक पहुंच गया। तो ईशान किशन और अभिषेक के बीच एक साझेदारी हुई 72 रनों की 42 गेंदों पर। तो ये जो पार्टनरशिप थी उसने वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। लॉन्चिंग दी संजू सैमसन और अभिषेक की पार्टनरशिप ने, तो फिर जो प्लेटफॉर्म को सेटल डाउन किया भारत के लिए, एक प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध करा दिया वो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की साझेदारी ने करवा दी। उन्होंने 72 रनों की साझेदारी सिर्फ 42 गेंदों पर की। उसके बाद ईशान किशन आउट होते हैं। ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 158.33 का था। 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव आए और पहली ही गेंद पर अपना इरादा भी उन्होंने जाहिर कर दिया, बाउंड्री बटोरी अपने लिए। और आज बहुत दिनों बाद सूर्य कुमार यादव अपने अंदाज में खेलते हुए दिखे। लेग स्टिक के बाहर जाकर थर्ड बैन के ऊपर से बाउंड्री, तेज गेंदबाज पर स्टेप डाउन कर सामने छक्का, और जो मिड विकेट पर और स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर उनके शॉट्स आते हैं वो तो आ ही रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज थी, क्योंकि स्टार्ट जब आपको मिलता है तो सबके पास अवसर होता है कि वो खुलकर खेलें। हालांकि जो सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की साझेदारी हुई वो ज्यादा लंबी साझेदारी नहीं थी, 30 रनों की साझेदारी थी 21 गेंदों पर। फिर अभिषेक आउट होते हैं 55 रन बनाकर। 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया था 55 रन बनाने के लिए। 4 चौका लगाया था, 4 छक्का भी जमाया था और उनका स्ट्राइक रेट था 183.33, जो ये बता रहा है कि वो अपने ही अंदाज में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की एक पार्टनरशिप होती है लगभग 22 रनों की 12 गेंदों पर, और फिर सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट होते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा का 253.84, जो बताता है कि आज वो किस मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन परेशानी इसके बाद जिम्बाब्वे की ओर बढ़ी, क्योंकि तिलक वर्मा आए। मुझे लगता है कि शायद 3 नंबर से जो 5 नंबर किए गए उसका गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन उन्होंने सब कुछ जिम्बाब्वे के बॉलर पर निकाल दिया और खूब कुटाई की जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की। हार्दिक पांड्या एक छोर पर लगातार स्ट्रोक जमाते रहे, तिलक भी उसी अंदाज में खेले। 84 रनों की साझेदारी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच में हुई सिर्फ 31 गेंदों पर। हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तिलक वर्मा अर्धशतक नहीं बना सके। 16 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट सभी भारतीय बल्लेबाजों में सर्वाधिक रहा 275 का, जबकि हार्दिक पांड्या का भी स्ट्राइक रेट 217.39 का रहा। तो आप देखिए, जब शुरू में स्टार्ट मिल गया तो आप 4, 5 और 6 नंबर पर जो बल्लेबाजी के लिए आए सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, उनका स्ट्राइक रेट
देखिए सभी 200 से ज्यादा है, उसमें से 2 तो 250 से ज्यादा है। तो ये बताता है कि अगर आपको अच्छी शुरुआत मिल जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं रह जाती। और अगर आप देखिए कि जो आखिरी 50 रन है वो तो भारतीय टीम ने जो 200 से 250 का आंकड़ा छुआ वो सिर्फ 19 गेंदों पर ही बना दिए। थोड़ी जो पारी धीमी हुई थी वो आपको 6 से 10 ओवर के बीच हुई थी, जब भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 29 रन जोड़े थे। लेकिन आप देखें तो पावर प्ले में जो भारतीय टीम है उसने 80 रन बनाए, फिर 7 से 16 जो 10 ओवर होता है वहां पर 107 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी 4 ओवर में भारत ने 69 रन बनाए, मतलब 17 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम को चेज करना था। यह तो तय था कि 256 जब भारत ने बनाया है 257 रन चाहिए, तो ये आसान जो है नहीं होने वाला है जिम्बाब्वे की टीम के लिए। लेकिन उन्होंने अपने प्रयास में कमी नहीं की। देखिए भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की है, 72 रनों की जीत है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि इस विश्व कप में जिम्बाब्वे ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। इस मैच में जबकि वो 256 चेज कर रहे थे, उन्होंने एक शुरुआत की, थोड़ी ठहरी हुई शुरुआत थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ती गई उन्होंने रन जुटाने शुरू किए और चार्ज किया। चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, वरुण चक्रवर्ती हो, शिवम दुबे की तो अच्छी खासी कुटाई हुई। उनके 2 ओवर में 46 रन जो है वो लूटे हैं। 23 रन प्रति ओवर शिवम दुबे ने आज खर्च किए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और 1 विकेट उनको मिला है। लेकिन वहां पर मरुमानी और ब्रायन बेनेट ने एक ओपनिंग साझेदारी 44 रनों की। उसके बाद मरुमानी वहां पर आउट होते हैं। अक्षर पटेल जो कि वापसी कर रहे थे, उन्होंने भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया। फिर मायर्स जल्दी आउट हो गए और उनको वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। लेकिन फिर बेनेट और सिकंदर रजा जो कि कप्तान हैं, उनके बीच एक साझेदारी जो है 72 रनों की होती है और तेजी से रन बनाने की कोशिश भी होती है। हालांकि सिकंदर रजा को वापसी पर अर्शदीप सिंह ने आउट किया और वापसी पर उन्होंने, अर्शदीप ने सिर्फ सिकंदर रजा को आउट नहीं किया, उनके सहित 3 विकेट निकाले। सिकंदर रजा को आउट किया, फिर बर्ल को आउट किया, फिर टोनी मोनियांग को आउट किया। तो यहां पर 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने निकाले। हालांकि रन बनते रहे, खास करके शिवम दुबे के ओवर में रन ज्यादा आए और अंततः जब 20 ओवर समाप्त हुए तो जिम्बाब्वे का स्कोर रहा 184 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो यह एक सम्मानजनक स्कोर जिम्बाब्वे ने भी खड़ा किया। अब आप देखिए फर्क क्या है। पावर प्ले में भारत ने 80 रन बनाए तो जिम्बाब्वे ने 44 रन बनाए। यहीं पर वो बड़ा गैप है। नहीं तो मिडिल ओवर्स में आप देखिए 7 से 16 ओवर में अगर भारत ने 107 रन बनाए थे तो जिम्बाब्वे ने भी 100 रन बना दिए इन 10 ओवरों में, मतलब सिर्फ भारत से 7 रन कम। और पावर प्ले में भारत ने जो एक्सप्लोड किया था 69 रन बना दिए थे, वहां पर जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 40 रन बना सकी और 4 विकेट भी उन्होंने गंवा दिया। तो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, लेकिन मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा निराश किया है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट की तारीफ जितनी कीजिए कम है। इस पूरे विश्व कप में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के खिलाड़ी के बाद, साहिबजादा फरहान के बाद वो दूसरे स्थान पर हैं बेनेट, जिम्बाब्वे के ब्रेन बेनेट। आज भी उन्होंने 97 रन बनाए शतक से, सिर्फ 3 रनों से चूक गए। 59 गेंदों पर ये रन उन्होंने बनाए, 8 चौके और 6 छक्का उन्होंने जमाया और नाबाद लौटे हैं। मतलब उनका विकेट भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिला। अब भारत अगला मुकाबला वेस्टइंडीज से खेलेगा 1 मार्च को और उस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए
क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि देखिए भारतीय टीम के लिए इस मैच में जीत के तमाम कारणों की मैंने चर्चा कर दी, लेकिन अगर आप देखें तो एक जो कंसर्न रह गया है तो वो ये है कि भारत ने मिडिल ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी की वहां पर सुधार की गुंजाइश दिखती है, क्योंकि अगर 100 रन जिम्बाब्वे के बैटर्स जुटा रहे हैं बीच के 10 ओवरों में, तो वेस्ट इंडीज के बैटर्स ज्यादा आक्रामक हैं, वो ज्यादा लंबे शॉट्स खेलते हैं, तो वहां भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है। वो मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। भारतीय टीम अब कोलकाता के लिए मूव करेगी, तो एक बड़ी जीत है, कंफर्टेबल जीत है, और खास करके नेट रन रेट जो है अब इस इक्वेशन से बाहर हो गया है। भारत के सेमीफाइनल पहुंचने के रास्ते में जो एक अवरोध के तौर पर खड़ा था नेट रन रेट वाला मामला, वो अब निकल गया है। अब भारत को सिर्फ अगले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को पराजित करना है, और अगर उसने वेस्ट इंडीज को पराजित कर दिया तो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वैसे जो लोग नेट रन रेट आंकड़ों के शौकीन हैं उनको बता दें कि इस ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका अभी टॉप पर है और उसका जो नेट रन रेट है वो 2.89 है और उसके 2 मैचों से 4 अंक हैं। वेस्ट इंडीज अभी इस ग्रुप में दूसरे स्थान पर है, 2 मैचों से उसके 2 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर वो दूसरी पोजीशन पर है, उसका नेट रन रेट 1.791 है, जबकि जो भारतीय टीम है वो ग्रुप में तीसरे स्थान पर है, उसके भी 2 मैचों से 2 अंक हैं और उसका जो नेट रन रेट है अभी भी माइनस में है 0.10 ये उनका है। हालांकि जो स्थिति थी -3.8 उससे बहुत सुधार हुआ है, लेकिन चूंकि अब नेट रन रेट उतना प्ले में आएगा नहीं तो वो चिंता दूर हो गई है। सिर्फ वेस्ट इंडीज को शिकस्त देनी है भारतीय टीम को। टीम उसके लिए अपना प्लान अब चॉकआउट करे और उस मैच की तैयारी में लग जाए, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की जीत बड़ी जीत है क्योंकि यह प्रेशर मैच था। यह बात सही है कि सामने अपोनेंट जिम्बाब्वे था जिसके खिलाफ 13 मैचों में भारतीय टीम इससे पहले 10 मैच जीत चुकी थी। अब 14 मैचों में यह 11वीं जीत हो गई भारत के लिए। लेकिन जिम्बाब्वे जिस तरह से इस विश्व कप में खेल रहा था तो कई प्रशंसक थे जिनके मन में कुछ संदेह रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। एक आप चूंकि जब नॉकआउट जैसी स्थिति आ जाती है तो दबाव बहुत काम करता है, तो उस बात की चिंता थी। लेकिन इंडियन बैटर्स ने बिल्कुल कोहराम मचा दिया बल्लेबाजी में और शुरुआत से ही उन्होंने जो है बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया, लगातार स्ट्रोक खेले और जिम्बाब्वे के जो गेंदबाज थे उनको बैकफुट पर डाल दिया। हालांकि जिम्बाब्वे की ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही, कुछ कैचेस उन्होंने जरूर छोड़े, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही। अगर वो अच्छी नहीं हुई होती तो ये स्कोर 265 के आसपास तक भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने फील्डिंग अच्छी की, गेंदबाजी भी उनकी ठीक ठाक रही, लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग आज बेजोड़ रही, लाजवाब रही। और जो एक स्ट्रैटेजी बनी कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन शुरू में डालकर जो अपोनेंट की रणनीति थी उसको वहीं पर उन्होंने ध्वस्त कर दिया कि अब आप स्पिनर्स के साथ शुरुआत नहीं करवा सकते। तो ये जीत की बड़ी वजह रही टीम इंडिया को। अब आज की जीत पर बहुत सारी बधाई और आगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मुकाबला होना है, जो कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो एक अहम मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ होना है। भारतीय टीम ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक बड़े अंतर से मैच जीतकर तोहफा देने की एक बात कही है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि एक जो बड़े अंतर से भारत ने यह मैच जीत लिया है तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, और अगर वेस्ट इंडीज के साथ भारत मुकाबला जीत जाता है तो फिर सेमीफाइनल खेलना तय होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द हम भारत को सेमीफाइनल पहुंचते हुए देखेंगे।